हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस किया था, और उससे पहले वीडियो में हम लोगों ने SN1 और SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझा था। ये हमारे पास हेलो एल्केन की सेकंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए मैं एक बार दोबारा से आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, SN1 और SN2 दोनों, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में भी आपको E1 और E2 टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेगी। तो देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में SN1 और SN2 को यहाँ पर करता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों को ये एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो 11th क्लास का पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म का, लेकिन आप लोगों को अच्छी समझ हो रिगार्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए, जब हम लोग SN1 रिएक्शन की बात कर रहे थे तो SN1 रिएक्शन में सीधी सी बात है, किस तरह की रिएक्शन थी ये? ऐसी रिएक्शन थी जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा था, और ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। देखिए, स्टेप 1 बन रहा था मेरे पास, स्टेप 1 ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। देखिए, तो मान लीजिए मेरे पास हेलो एल्केन ये था, इस तरह से मैंने लिखा था यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर D और यहाँ पर हेलोजन। और पहले स्टेप पे हम लोगों ने ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड को डिस्कस किया था। हेलोजन के ऊपर नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। व्हेन दिस बॉन्ड कंप्लीटली ब्रोक डाउन, तब क्या होगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट मिल गया था हमको, दैट इज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। और स्टेप 2 बन रहा था हमारे पास, दैट इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल पर, मतलब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने आप लोगों के सामने प्रोडक्ट बनाया था। ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये है मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चांस थे, 2 ऑप्शन थे अटैक करने के, या तो ये ऊपर से अटैक कर देगा या ये बैक साइड से अटैक कर देगा। तो मैंने दोनों तरह के प्रोडक्ट बना दिए थे यहाँ पर, A, B, D। मान लीजिए ये पीछे की ओर से अटैक कर गया तो मैंने इसको डैश बॉन्ड से दिखा दिया था, और मान लीजिए इसने फ्रंट साइड से अटैक किया है, फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से, तो मैंने इस बॉन्ड को ऐसे दिखा दिया था यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। अगर ये हेलो एल्केन ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहाँ पर 50% डी आइसोमर बन रहा था और 50% एल आइसोमर बन रहा था। ये सब चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो आप लोगों को पढ़ना है, समझना है अच्छे से, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड देन द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अटैक किया, ये बात ध्यान देने वाली है, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ अच्छा, SN1 रिएक्शन में पहला जो स्टेप था दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्टेप स्लो था, और जो दूसरा स्टेप है दैट इज फास्ट स्टेप। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखता हूँ तो ये आएगा R=K, और मेरे पास क्या आ जाएगा, केवल सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में क्या आएगा, केवल हेलो एल्केन, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया है। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, केवल हेलो एल्केन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर जब हमने देखा कि भाई इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन है,
तो हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से ये पता कर पाते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट SN1 के लिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जब हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाया था, देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलो एल्केन के लिए जब बनाया था तो ये आया था 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री हेलो एल्केन। अब मैं आता हूँ आपके सामने यहाँ SN2। SN2 नाम से ही पता चल रहा है, SN2 रिएक्शन इज सिंपल बाईमोलिकुलर रिएक्शन, इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। और SN2 में क्या होगा उसको समझिए। SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? डेफिनेटली 2 आएगा। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है? 1। चलिए, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास हेलो एल्केन है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D, यहाँ पर हेलोजन एटम, और मेरे पास है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो इसके ऊपर अटैक करने पहुँचता है, ठीक है। अच्छा, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो यही कैसा होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो यहाँ पर होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो वो ट्रांजिशन स्टेट मैं आपके सामने बना देता हूँ, डिटेल में हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। तो यहाँ पर ये था हेलोजन एटम और यहाँ पीछे से जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस इज नोन एज पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। चलिए, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। फिर आगे चल के क्या देता है ये? देखिए यहाँ पर A, यहाँ पर D, यहाँ पर B, और यहाँ जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल। और अगर मैं यहाँ पर रेट लॉ की बात करूँ तो ये बन जाता है R = K सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो 1 + 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 2 आ गया। और ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसके लिए मैंने यहाँ पर रेट लॉ लिख दिया है। यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या है सर? यहाँ पर इंटरमीडिएट था ट्रांजिशन स्टेट। चलिए, अब देखिए, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट की इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 1 डिग्री हेलो एल्केन की जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो ज़्यादा स्टेबल थी। इसका मतलब 1 डिग्री हेलो एल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखता हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN2, तो देखो ये आएगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो यहाँ पर मैंने SN1 SN2 को जस्ट आपको रिवाइज कराया है। अब आ जाइए एलिमिनेशन रिएक्शन पर। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? देखिए, एलिमिनेशन सिंपली मीन्स रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स in order to produce unsaturation in product। मतलब ये क्या है? एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से रिवर्सल ऑफ एडिशन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्योंकि देखो, एडिशन रिएक्शन में हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन करते हैं और सैचुरेशन को पैदा करते हैं। यहाँ पर हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड में से एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को निकालते हैं और अनसैचुरेशन पैदा करते हैं। तो इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली है 2 टाइप्स का। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 टाइप्स। पहला है सिंपल 1-1 एलिमिनेशन, या हम लोग इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। मतलब यहाँ पर जो एलिमिनेशन है वो सिंगल कार्बन एटम से ही एलिमिनेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है क्लोरोफॉर्म HCCl3 क्लोरोफॉर्म, और मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में। अभी के लिए समझ लीजिए एल्कोहलिक QH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से निकल रहा है उसी कार्बन एटम से हेलोजन यहाँ पर निकलेगा। तो एक बहुत रेयर टाइप की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन से क्लोरीन जुड़े रहेंगे।
यहाँ पर ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी बेसिकली ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगी यहाँ पर। तो इस वाले बॉन्ड में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले गया है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का बचा हुआ है, सेम यहाँ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा हुआ है। तो ओवरऑल इसको हम लोग बोल देते हैं, देखो डाई क्लोरोकार्बीन, ठीक है। और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर रिएक्शन है, ज़्यादातर ये रिएक्शन नहीं होती है। जो दूसरा टाइप है इसका वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब दो टाइप की है ये। जो दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है सर? इसमें रिमूवल ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम टेक्स प्लेस। देखिए अल्फा एलिमिनेशन का सीधा सा मतलब है सेम कार्बन एटम से हमने रिमूवल किया है एटम और ग्रुप ऑफ एटम का, ठीक है। ये बहुत रेयर टाइप की रिएक्शन है। जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है दिस इज वेरी कॉमन। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बीटा एलिमिनेशन है, या मैं इसको बोलता हूं सिंपल 1-2 एलिमिनेशन। अब इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए दो मैकेनिज्म बनती हैं। एक है सिंपल E1 एलिमिनेशन और दूसरी है E2 एलिमिनेशन। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये वाला टॉपिक है। अगर आप लोग 11th में थोड़ा सा पढ़कर आते तो ये एल्कीन में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, या जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो आप समझिए इसको, E1 एलिमिनेशन और SN1 एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। आप एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ पर पहला स्टेप था ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन के बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो एक तरह से हमने क्या किया है, हैलोजन को हटाकर क्या लगा दिया है, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एलिमिनेशन में क्या होता है कि एलिमिनेशन में जो अटैक करने वाला ग्रुप है वो कंपाउंड में से कुछ ग्रुप ऑफ एटम को हटा देता है। और जब किसी कंपाउंड में से एटम या ग्रुप ऑफ एटम हटेगा तो डेफिनेटली उसमें अनसैचुरेशन आ जाएगा। अब समझिए मैं एक एक मैकेनिज्म बताता हूँ। पहले मैं डिस्कस करूँगा E1 एलिमिनेशन, ठीक है। तो जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखूँगा। E1 एलिमिनेशन क्या है, देखिए पहला स्टेप वही है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। मान लीजिए मेरे पास है कार्बन, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, दिस इज CH3, दिस इज CH3 और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया हेलोजन, ठीक है। 3 डिग्री हेलो एल्केन है, सिंपल सी बात, 3 डिग्री हेलो एल्केन। पहला स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। तो जब ये ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड होगा तो मेरे पास इंटरमीडिएट तो वही बन रहा है, देखिए CH3, ये CH3 और ये कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। हम लोग जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अब क्या होगा, देखो ये स्टेप 1 है जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब ये स्लो स्टेप है। और अगर इसके लिए मैं रेट निकालूं तो R इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल K एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल या बेस का कोई रोल नहीं है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए यहाँ तक ये स्टेप 1 है। अगर मैं स्टेप सेकंड की बात करूँ, स्टेप सेकंड में जो बेस मैंने यूज किया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है यहाँ पर, उसको समझना आप लोग। देखिए ये कार्बोकैटायन है मेरे पास, इसको अल्फा बोलूंगा मैं, अल्फा कार्बन एटम। भाई हेलोजन जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो ये अल्फा कार्बन एटम है, ये बीटा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। मान लीजिए मैं इस बीटा कार्बन की बात कर रहा हूं, तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या है, बीटा हाइड्रोजन। अब बात को समझिए, देखिए यहां पर सेकेंड स्टेप में अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल ने, और जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां सेकेंड स्टेप में अटैक करता है बेस। अब आप लोग यहां पे एक चीज सोचिए, न्यूक्लियोफाइल भी एक बेस है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक बेस है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल और बेस में मुख्य अंतर क्या हो गया वो समझिए आप लोग। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोकैटायन या न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, वेयर एज बेस अटैक्स ऑन
द हाइड्रोजन H+ आयन। बात को समझिए दोबारा से, न्यूक्लियोफाइल भी बेस होता है और ये जो बेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो भी बेस है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। लेकिन मुख्य अंतर क्या है दोनों में? न्यूक्लियोफाइल जनरली अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, दैट मीन्स द कार्बोकेटाइन, एंड द बेस जनरली अटैक्स ऑन द प्रोटॉन। इसीलिए मैं बेस की जगह क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे? प्रोटोफिलिक भी लिख सकता हूँ, प्रोटोफिलिक। ठीक है। और एक चीज मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ, तो बेस जब यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर जाएगा तो इस वाले कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये मिल गया आप लोगों को एल्कीन। क्या मिल गया? एल्कीन। ठीक है, बात समझिए आप लोग। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन को मैं जरा SN1 से अब कंपेयर कर देता हूँ। पहला स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, पहला स्टेप है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, अब देखो स्टेप सेकंड है अटैक ऑफ बेस, यहां पर है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यही मेन अंतर है। जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, बात ध्यान देने वाली है। और न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? जनरली वीक बेस होते हैं। अब एक बात आपके समझ में आ रही होगी कि जब हम लोग हेलोएल्किन में NSR रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग वीक बेस लेते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए? वो वीक बेस होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो डेफिनेटली वो क्या बना देगा? एलिमिनेशन करेगा और एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को बहुत बार ये समझाया था वहां पर जब हम लोग NSR पढ़ रहे थे, द हेलोएल्केन शुड बी 1 डिग्री, इफ इट इज 2 डिग्री और 3 डिग्री देन द एलिमिनेशन विल टेक प्लेस। वो हम लोग समझेंगे अभी अगला पॉइंट जब E2 यहाँ पर पढ़ेंगे। तो E1 एलिमिनेशन में अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पर सेट करूँ, E1 एलिमिनेशन में अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर सेट करूँ तो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में R इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर रेट लिखता हूँ देखिए, तो ये केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट के ऊपर। और सबस्ट्रेट से क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट। तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है E1 के लिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर वो क्या है? सिंपल, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा है, 2 डिग्री का, देन 1 डिग्री का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री वाले के लिए सबसे ज़्यादा है, तो उसका रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होगा। रिएक्टेंट चेंज इनटू इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट चेंज इनटू प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बात को समझिए, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात हो रही है, आप लोग उसको स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि रिएक्टेंट अगर स्टेबल है फिर तो वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। इंटरमीडिएट स्टेबल है मतलब रिएक्टेंट रिएक्टिव है, सीधी सी बात है ये। चलिए, तो ये E1 एलिमिनेशन में भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ रहा है सर? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ रहा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और SN1 में भी क्या आ रहा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अब हमको कैसे पता चलेगा कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्योंकि दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर तो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे जो मेन कंट्रोलिंग फैक्टर है वो कंट्रोलिंग फैक्टर है जो बेस या जो न्यूक्लियोफाइल हम लोग वहां पर यूज कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर न्यूक्लियोफाइल वीक बेस है तो सब्स्टिट्यूशन, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन या E2 मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप्स थे, एक था अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा था बीटा। बीटा एलिमिनेशन की 2 मैकेनिज्म है, E1 और E2। चलिए, E1 हम लोग समझ चुके हैं, अब आ जाइए E2 पर। मान लीजिए मेरे पास एक हेलो एल्केन है कुछ इस तरह, CH3 CH2 एंड दिस इज हेलोजन। ठीक है, और एलिमिनेशन करने के लिए एक बात हम लोग जान चुके हैं कि जो अटैकिंग रिएजेंट है वो कैसा होना चाहिए? वो बेस होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बेस को डिनोट कर रहा हूँ B से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि बेस की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। चलिए, अच्छा, बेस जनरली कैसे होते हैं? प्रोटोफिलिक, प्रोटोन लविंग होते हैं, प्रोटोफिलिक। तो ये बेस या ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा।
तो जैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट मतलब उसी स्टेप में ये हैलोजन वाला बॉन्ड भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक इन SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में भी तो यही हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, लेकिन ये वाला बॉन्ड टूटा नहीं है अभी, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे जाके जुड़ जाता है यहाँ पर, तो हमको बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच की स्टेट मिलती है। मतलब यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा नहीं है और यहाँ ये बॉन्ड बना नहीं है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग के बीच की जो स्टेट है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ क्या होगा उसको समझिए, कार्बन, ये हाइड्रोजन, अब ये वाला बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया है, ठीक। और यहाँ से क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन को कौन लेके जा रहा है, बेस, ठीक है, ये बेस लेके जा रहा है। यहाँ पर कार्बन से जुड़ रहा है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो जैसे ही ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका मतलब ये जो बेस है और ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड स्टेट। तो यहाँ पर ये जो पूरी स्टेट आपको मिल रही है दैट इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है वैसे ही E2 मैकेनिज्म में भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, इसी में एक ही स्टेप की रिएक्शन है ये, जैसे SN2 एक ही स्टेप की रिएक्शन है ऐसे ही E2 भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही स्लो स्टेप है, यही फास्ट स्टेप। तो R इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बेस या अटैकिंग रेजेंट की कंसंट्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा, इसीलिए उसको E2 एलिमिनेशन बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा सर कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और कार्बन में कंप्लीटली डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर वो बेस के साथ में हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आपके पास एल्कीन बन रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन से। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास एल्कीन, इस प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। जैसे ये मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक। हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में नीचे रखते हैं। मतलब क्या है कि कहने को ये डबल बॉन्ड है लेकिन फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड को भी पोजीशन दी जाती है, तो एक तरह का क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। और हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए आप लोग, मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इस वाले पॉइंट को समझिए, मेरे पास मान लीजिए एक एल्कीन ये वाली बनी है, एक ये एल्कीन बनी है, ठीक। तो ये है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। किसी एल्कीन में जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं और वो उतनी ही स्टेबल होती है। तो मैं सीधे सीधे आपको ये बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए अगर आपके पास ये एल्कीन है CH3 डबल बॉन्ड CH3 और ये H, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 9। मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जो एल्कीन बनी है प्रोडक्ट में वो ये है कुछ इस तरह से। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है। मान लीजिए आपके पास ये है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। और मान लीजिए आपके पास ये है, ये तो यहाँ पर तो देखिए अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 0 होंगे। अब समझिए, जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब वो ज़्यादा बनेगा। अगर प्रोडक्ट स्टेबल है इसका मतलब रिएक्टेंट कैसा है, रिएक्टिव है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस करिए यहाँ पर। इवन एलिमिनेशन में हम लोग रिएक्टिविटी को डिसाइड कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से। 3 डिग्री इंटरमीडिएट स्टेबल है, 2 डिग्री कम है और 1 डिग्री सबसे कम है।
तो यहाँ पर हेलो एल्केन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ गया था, 3 2 1, E1 एलिमिनेशन में बिल्कुल SN1 की तरह आ गया था। अब समझो E2 एलिमिनेशन में हम जो रिएक्टिविटी डिसाइड कर रहे हैं, हम जो रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की वजह से डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं। जबकि SN2 मैकेनिज्म में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो वहां पर ऑर्डर आता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। लेकिन E2 मैकेनिज्म का भी रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं सेट करता हूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा सर, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। समझ पाए आप लोग? E1 एलिमिनेशन में रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन क्या है, 3 2 1। E2 मैकेनिज्म के लिए भी क्या ऑर्डर है, 3 2 1। तो अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस हेलो एल्केन में E1 होगा, E1 एलिमिनेशन, और किस हेलो एल्केन में E2 एलिमिनेशन होगा? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहां पर जो रेट ऑफ या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये यहां पे सबस्ट्रेट के साथ क्या आ रहा है, बेस, और यहां पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल सबस्ट्रेट आ रहा है। तो यहां पर जो मेन जो भी कंट्रोलिंग फैक्टर है वो सब बेस है। अगर आपके पास किसी रिएक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस का नेचर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, अगर ये बहुत दोनों ही चीज़ें ज़्यादा हैं, मतलब बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा है और उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली देखो बेस का रोल किस में आ रहा है, E2 एलिमिनेशन में। तो जहाँ पर बेस बहुत स्ट्रांग होगा वहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब E2 एलिमिनेशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो जनरली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर बेस स्ट्रांग है, बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो E2 एलिमिनेशन फेवर करता है इन कंपैरिजन टू E1 एलिमिनेशन। ठीक है, तो E1 और E2 में हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और अटैकिंग रिएजेंट क्या है, बेस है। तो देखिए आई होप आप लोगों को सब्सटीट्यूशन, पहले तो ये समझिए आप लोग कि सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन में किसकी प्रेफरेंस है। तो देखो सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और एलिमिनेशन में कौन अटैक कर रहा है, बेस। अगर ये बेस बहुत स्ट्रांग है और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसमें होगी E2 एलिमिनेशन। अगर बेस थोड़ा सा वीक है या टेम्परेचर लो है तो वहाँ पर होगी E1 एलिमिनेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हालांकि अगर आप लोग चाहें तो ये पूरा जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है ये आपके देखो मैकेनिज्म आप लोगों के बोर्ड में बनती नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, केवल अपने समझने के पर्सपेक्टिव से आप लोग इसको समझिए। बोर्ड में कोई ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2 एलिमिनेशन। अब आप लोगों के लिए 12th में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं अब स्टार्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो E1, E2, SN1, SN2 मैंने कंपेयर करके थोड़ा सा यहाँ समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोग 11th क्लास में होते तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से आपको और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाता। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके 12th बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन कब शो होगी। आपको ये तो पता चल गया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में मुख्य अंतर क्या है, कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड इन सब्स्टिट्यूशन द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब एक चीज़ समझिए आप लोग कि मेरे पास है हेलो एल्केन, ठीक है, मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री में से कोई एक है ये, और मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ रिएजेंट के साथ में। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ भी, रिएजेंट। ठीक है, अगर ये रिएजेंट सिंपल न्यूक्लियोफाइल है मतलब वीक बेस है तो यहाँ पर होगा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन अगर ये जो रिएजेंट है ये है बेस, ठीक है, ये बेस है तो यहाँ पर होगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन और अगर बेस में भी अगर मैं बात करूं, अगर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, या बेस जो है वो बल्की है, ठीक है, और टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो ये फेवर करेगा E2 एलिमिनेशन को। और अगर ये वीक बेस है, थोड़ा सा वीक, न्यूक्लियोफाइल से तो स्ट्रॉन्ग होगा, वीक बेस है, ठीक है,
और टेम्परेचर थोड़ा सा लो है, तो ये शो करेगा E1 मैकेनिज्म। लेकिन बेस अगर हमने यूज़ किया है तो वहाँ पर एलिमिनेशन ही होगा, मतलब एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अभी आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा बेस वीक है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेस के नाम पर या तो एल्कोहलिक KOH यूज़ करूँगा सिंपल, या मैं यूज़ करूँगा सोडामाइड NaNH2। आप लोगों को इन दोनों रिएजेंट में से कोई एक अगर मिल गया है तो हमेशा एलिमिनेशन कर देना। अगर इनके अलावा कोई और मिला है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन कर देना। बहुत सिंपल सा फंडा है 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास एल्कोहलिक KOH या सोडामाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड, अगर आपको इन दोनों रिएजेंट में से कोई एक रिएजेंट मिल गया है तो आप बेझिझक आंख बंद करके एलिमिनेशन कर दीजिए, मतलब एल्कीन प्रोडक्ट बना दीजिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पॉइंट 10 है, इसके 3 पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और वो ये है कि आपके पास है 1 ब्रोमो, देखो मैं एग्जाम्पल से ही पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। 1 मिथाइल 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और आपने इसकी रिएक्शन करा दी है पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल अभी, पोटेशियम इथॉक्साइड। और ये पोटेशियम इथॉक्साइड क्या है अभी समझाता हूँ आपको। देखिए तो मैंने क्या किया, इसकी सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दी 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है इसकी, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये है। और इसका जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है कि पोटेशियम को या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया है इथेनॉल में। तो पोटेशियम इथॉक्साइड को मैं ऐसे बना सकता हूँ C2H5O नेगेटिव एंड पोटेशियम। बेसिकली ये है क्या उसको समझिए, ये एल्कोहलिक KOH ही तो है भाई, इथेनॉल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया। और ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है उसको समझिए आप लोग। स्ट्रॉन्ग बेस इसीलिए है कि यहाँ पर मेरे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो है दिस इथॉक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप। तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। अगर मैं यहीं पर ले लेता एक्वस KOH तो मुझको सिंपल क्या मिलता, हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, जिसका कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, 0। तो ये कैसा रहता है इसके कंपैरिजन में, वीक बेस। तो ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोगों ने हेलोएल्कीन की रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ कराई होती तो Br की जगह सिंपल OH लग जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये वीक बेस है। इसके कंपैरिजन में पोटेशियम इथॉक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड क्या होगा, जैसे ये एल्कोहलिक KOH है, हम लोग एल्कोहलिक NaOH भी तो यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो वो एक ही बात है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है भाई, न्यूक्लियोफाइल से तो स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन की 2 पार्ट है, E1 मैकेनिज्म या E2 मैकेनिज्म। चलिए अब मैं यहाँ पर करता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, हम लोग करेंगे सबसे पहले भाई यहाँ से ब्रोमीन को हटा दीजिए, ब्रेकिंग ऑफ हैलोजन बॉन्ड। तो देखो मेरे पास जो मिलेगा कंपाउंड वो देखिए, ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और जैसे ही इससे हैलोजन हटा दिया मैंने तो यहाँ पर क्या आ गया, कार्बोकैटाइन। अच्छा ये जो कार्बोकैटाइन है इसी से क्या जुड़ा हुआ था, इस वाले कार्बन से ब्रोमीन। इसका मतलब ये वाला कार्बन कैसा है, अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन कैसा होगा, बीटा, ये वाला कार्बन भी क्या होगा, बीटा, और ये वाला कार्बन भी क्या है, बीटा। तो मेरे पास 3 तरह के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए β1, इसको मान लीजिए β2 और इसको मान लीजिए β3। तो पहले स्टेप में मैंने किसको रिमूव कर दिया है सर, मैंने ब्रोमीन एटम को रिमूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो मेरे पास इंटरमीडिएट बना है कार्बोकैटाइन, इसमें से बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे हम लोग,
और 3 तरह के बीटा हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 तरह की एल्कीन मेरे पास मिलेगी। तो मैं वो 3 तरह की एल्कीन यहाँ पर बनाता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने रिमूव करा बीटा 1 हाइड्रोजन को, मैंने अल्फा कार्बन एटम से हेलोजन को हटाया है और बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन को हटाऊंगा। देखो इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन, इससे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये आ गया डबल बॉन्ड और ये CH3। ऐसे ही अगर मैं बीटा 2 कार्बन से हाइड्रोजन को निकालता हूँ, बीटा 2 कार्बन से हाइड्रोजन को निकालूंगा तो इस वाले, भाई देखो यहाँ से मैं इसको CH2H ऐसे लिख देता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो इस वाले कार्बन पे कैसा आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। देखिए तो आपके पास ये बन गया, ठीक है। और जब बीटा 3 हाइड्रोजन को आप लोग निकालोगे, बीटा 3 हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। चलिए बना दिया मैंने ये, और यहाँ पर CH3। मेरे पास मान लीजिए दिस प्रोडक्ट A, दिस प्रोडक्ट B एंड दिस प्रोडक्ट C। ये मेरे पास हेलो एल्केन है, मैंने स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराई तो मेरे को मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कीन। अब मेरे पास लेकिन यहाँ पर 3 तरह की एल्कीन है। अब इन 3 तरह की एल्कीन में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? इट इज डिसाइडेड बाय अ रूल, ए साइंटिस्ट रूल, दैट इज सेडजेफ रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, सेडजेफ रूल। अब ये सेडजेफ रूल क्या कहता है कि द मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, या मैं सिंपल लिखता हूँ, द एल्कीन which is having more number of alpha hydrogen, which is having more number of hydrogen atom, which is having more number of alpha hydrogen atom will be major product। जिस एल्कीन में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्कीन उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। अब समझिए, देखो इस वाले कार्बन एटम और इस वाले कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने क्या किया? इसको बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। मैंने बताया था आपको फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में डबल बॉन्ड भी आते हैं। तो इस फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल के कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा। ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन अल्फा है। अल्फा अल्फा अल्फा। इस वाले अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन और इस पे 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? ए के पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 7। अब आ जाइए इधर, ये है मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। तो देखिए इस वाली एल्कीन से लगातार 2 कार्बन एटम ये जुड़ रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऐसे यहाँ देखो, ये है मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन, इसके बगल में ये कार्बन और इसके बगल में ये कार्बन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर? टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए 7। तो इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन 7 है, इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन 7 है। तो ये दोनों हैं मेजर प्रोडक्ट, ये दोनों हैं मेजर प्रोडक्ट। ये कैसा होगा? ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो सेडजेफ रूल ये कहता है कि जिस एल्कीन में मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है दैट एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो होता है हॉफमैन रूल, या उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन रूल क्या कहता है? देखिए हॉफमैन रूल, द एल्कीन which is having less number of hydrogen, which is having less number of hydrogen will be major product। तो ये अलग कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है हॉफमैन रूल की, जिसमें हॉफमैन रूल फॉलो होता है। देखो जनरली सभी केसेस में सेडजेफ रूल फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस हैं, उन केसेस में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिस एल्कीन में होते हैं वो एल्कीन मेजर बन जाती है। अब वो स्पेशल केस कौन से, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.10 का बी पार्ट, दैट इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन को जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे समझ में कम आएगी ये। और इसकी भी रिएक्शन हमको करनी है पोटेशियम एथॉक्साइड के साथ में, पोटेशियम एथॉक्साइड।
देखिए अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि किस में E1 होगी किस में E2 होगी। हमारे यहाँ पे बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल हैं। अभी मैं जितनी भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने वो सब E1 मैकेनिज्म की रिएक्शन शो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना रहे हैं और फिर उस कार्बोकेटाइन में से हाइड्रोजन एटम को, बीटा हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर रहे हैं। E2 एलिमिनेशन तो एक ही स्टेप में होगा, वहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, वहाँ तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो जनरली E2 मैकेनिज्म, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, E2 मैकेनिज्म हाई टेम्परेचर पर होती है। उसकी अलग कंडीशन बनेगी जब हम लोग एल्कोहल वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ मैं आप लोगों को E1 और E2 का एक बार दोबारा से अंतर बताऊंगा एल्कोहल के केस में। अभी के लिए आप लोग क्या याद रखेंगे कि हम लोग जितनी भी यहाँ पर रिएक्शन शो कर रहे हैं वो सब E1 एलिमिनेशन का ही उदाहरण है। अब जैसे मेरे पास है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन और हमने पोटेशियम इथॉक्साइड लिया है। चलिए तो मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये है मेरे पास 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए तो और इसकी रिएक्शन मैंने करनी है पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन तो होगा ही। और एलिमिनेशन में भी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए और छोटी सी हिंट अगर मैं देना चाहूँ, क्योंकि ये पोलर है, एल्कोहल कैसा सॉल्वेंट है, लिटिल पोलर, तो पोलर सॉल्वेंट में जनरली जो जो एक तरह से समझिए कि पोलर सॉल्वेंट जैसे जस्ट लाइक वाटर, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन है, वहाँ पर E1 मैकेनिज्म फेवर होती है, इतना समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम। तो देखो आपको मिल जाएगा CH3, CH3 यहाँ पर पॉजिटिव, ये CH2 और ये CH3, ये मेरे पास मिल गया है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन तो ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हमको बीटा हाइड्रोजन रिमूव करना है। पहला स्टेप हो गया मेरे पास, स्टेप 1 हो गया रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम, रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन। और दूसरा स्टेप क्या रहेगा, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। अब समझिए इसको, ये है मेरे पास बीटा 1, ये है मेरे पास बीटा 2, ये है मेरे पास बीटा 3। तो देखो बीटा 1 और बीटा 2 तो सेम है, यहाँ भी ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो दोनों तरह के बीटा हाइड्रोजन तो सेम है यहाँ पर। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे बीटा 1 या बीटा 3 की, तो यहाँ पर 2 तरह के, अच्छा इसको मैं बीटा 1 ही कर देता हूँ क्योंकि दोनों सेम टाइप के ही हैं। भाई देखो ये कार्बोकैटाइन, इसके जस्ट बगल में CH3 और इसके जस्ट बगल में ये CH3, तो दोनों सेम ही टाइप के हैं, तो बीटा 1 कर दिया, सेम टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। ये बीटा 2 कर देता हूँ इसको, तो देखो 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 तरह के एल्कीन प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे समझिए आप लोग। देखो अगर मैं बीटा 1 हाइड्रोजन को निकालता हूँ, इस वाले को निकालता हूँ, तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और ये CH2 और ये CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, मान लीजिए A। अगर मैं बीटा 2 हाइड्रोजन को निकालता हूँ, बीटा 2 हाइड्रोजन को मतलब इस वाले को, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो देखो ये बनेगा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं चाहूँ तो इससे भी निकाल सकता हूँ। देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 और CH3, ठीक है। ये बीटा 1 है, ये भी बीटा 1 है, ये वाली बीटा 1 का, और ये बीटा 2 है। अब समझिए कौन सी एल्कीन मेजर एल्कीन होगी, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को कर दीजिए बॉक्स में बंद। अब इस एल्कीन के जस्ट नेबरिंग कार्बन एटम कौन है, ये है अल्फा और ये है अल्फा। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं सर, टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 5। अब आ जाइए इस पर, ये मेरे पास एल्कीन है, बॉक्स में बंद कर दीजिए, ये अल्फा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 5। तो इसीलिए तो मैं इन दोनों को सेम ही बता रहा था, तो सेम ही है ये। अब यहाँ देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉक्स में बंद कर दीजिए, अल्फा अल्फा अल्फा, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए सर 9। तो इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल द एल्कीन विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। मैं आप लोगों को हॉफमैन रूल का एक एग्जाम्पल कराऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं सेडजेफ रूल, हॉफमैन रूल, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, ये सब 11th में एल्कीन वाले चैप्टर में बहुत डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं
क्वेश्चन नंबर 10.10 का सी पार्ट डिस्कस करता हूँ। 1 2 3 4 5 हम लोग करते हैं 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो, 2 2 3 और 3 ब्रोमो। चलिए ये है मेरे पास 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो एंड पेंटेन। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा ब्रोमीन को हटा दीजिए। तो जैसे ही आप लोग ब्रोमीन को हटाएंगे तो आपके पास मिल जाएगा कार्बोकेटाइन। तो CH3C CH3 CH3 और यहाँ पर CH3 इस पर पॉजिटिव और ये आ जाएगा CH2 और ये CH3। अच्छा, कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन है? देखो इस वाले कार्बन एटम से 1 2 3, तो दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा भाई? बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब देखो इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा है, इस वाले कार्बन के जस्ट बगल में ये वाला कार्बन एटम है, लेकिन इस पे तो एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन 0 है, तो यहाँ से तो निकलेगी नहीं। इस वाले बीटा हाइड्रोजन इस वाले पर 3 है और इस वाले पर 2 हैं, तो कुल मिलाकर मेरे पास ये है बीटा 1, मान लीजिए ये है बीटा 2। तो 2 तरह के प्रोडक्ट बना देता हूँ यहाँ पर भी। मान लीजिए मैंने बीटा 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया, बीटा 1 हाइड्रोजन को यहाँ से, तो डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। ठीक है, अब बीटा 2 वाले को देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को हटा दिया, तो देखो CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CS। अब काउंटिंग कर लीजिए अल्फा हाइड्रोजन की, ये मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? 6। तो डेफिनेटली इट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो एक्चुअली में एलिमिनेशन रिएक्शन में सेडजेफ रूल इज फॉलोड, बट इन सम केसेस हॉफमैन रूल इज ऑल्सो फॉलोड। तो किस केस में हॉफमैन रूल फॉलो होगा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, हम इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से सेडजेफ रूल और हॉफमैन रूल को समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास है 2-फ्लोरोब्यूटेन और ये मेरे पास है 2-क्लोरोब्यूटेन। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले रिमूवल ऑफ फ्लोरीन एटम, तो दिस इज अल्फा कार्बन एटम एंड दिस इज बीटा हाइड्रोजन एंड दिस इज बीटा हाइड्रोजन। मान लीजिए ये बीटा 1 है और ये बीटा 2 है, सेम चीज, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। देखिए, तो रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम, रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम, तो मेरे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव एंड दिस इज CH2H। मैं CH3 को ऐसे लिख लेता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, ये मेरे पास बीटा 1 है और ये मेरे पास बीटा 2 है। यहाँ पर जो बीटा 2 हाइड्रोजन है, ये बीटा 2 हाइड्रोजन की जो एक्टिवनेस है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बीटा 1। अब इसको समझिए, देखो जो हमारे पास बेस है, बेस ने पहले स्टेप में तो हैलोजन को हटा दिया, दूसरे स्टेप में वो हटाएगा हाइड्रोजन को। और किस हाइड्रोजन को जल्दी हटाएगा? जिस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसी, क्योंकि बेस के पास इलेक्ट्रॉन है। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये वाली जो बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की कमी को ये प्लस आई जो है वो पूरा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन से कोई फर्दर आई ग्रुप वाला, आई इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो बेस है वो किसको लेके जाएगा? इस वाली हाइड्रोजन को लेकर जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पर एक केस समझ लीजिए, फ्लोरोएल्केन के केस में,
फ्लोरोएल्केन कहीं भी प्रेजेंट होगी वहां पर एक्टिवनेस ऑफ हाइड्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, एक्टिवनेस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ये लिखना सही रहेगा। तो फ्लोरोएल्केन के केस में हम लोग कौन सा रूल लगाते हैं, हॉफमैन। और भी स्पेशल केस है इसमें, किस किस के साथ में हॉफमैन रूल लगता है, जैसे पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, है ना, पायरोलाइसिस ऑफ टर्शरी अमोनियम ऑक्साइड, तो वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, वो एक्चुअली में प्योर कोर रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाती है फिर वहां से। हम लोग बस इतना ध्यान देंगे कि हॉफमैन रूल क्या कहता है, सेटजेफ हॉफमैन रूल ये कहता है कि लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, जिस एल्कीन में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जैसे इसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। अब क्लोरो के केस में आ जाइए। क्लोरो के केस में फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन हटेगा तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव और ये CH3। सेकेंड स्टेप में देखो, ये है बीटा 1 हाइड्रोजन, ये है बीटा 2 हाइड्रोजन, कौन सा रूल लगेगा, सेटजेफ रूल लगेगा। और सेटजेफ रूल क्या कहता है कि मेजर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, या जिस एल्कीन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इसमें ये अल्फा कार्बन टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो दिस इज मेजर प्रोडक्ट in case of chloro bromo iodo. But in case of fluoro, where Hofmann rule is followed, the alkene which is having less number of hydrogen, less number of alpha hydrogen, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, केवल 2, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 6, तो दिस इज सेटजेफ प्रोडक्ट एंड दिस इज हॉफमैन प्रोडक्ट। इन केस ऑफ फ्लोरो, हॉफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। इन केस ऑफ क्लोरो ब्रोमो आयोडो एल्केन, द सेटजेफ प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है इसको समझिए। ऑर्गेनो सिंपल मीन्स कार्बन और मेटल मीन्स मेटल एटम। तो ऐसा कंपाउंड, द कंपाउंड इन विच कार्बन एंड मेटल एटम बॉन्ड इज प्रेजेंट, या मैं क्या डेफिनेशन बना सकता हूं, द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ पर इसी की सिंथेसिस दे रखी है एनसीईआरटी में। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनाते हैं इसको, जैसे अभी एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये मेरे पास कोई एल्काइल ग्रुप है, मैग्नीशियम, और यहाँ पर कोई भी हेलोजन। दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये लेड है और इससे 4 इथाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, टेट्रा इथाइल लेड। आप लोग जानते होंगे ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, पेट्रोल में इसको मिक्स कर देते हैं हम लोग ताकि इंजन में से आवाज़ नहीं आए। ठीक है, तीसरा है मेरे पास दैट इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या बनता है, RZN एंड R। तो ये तो एग्जाम्पल थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के, द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दी कार्बन एटम। अच्छा मान लीजिए मैं आपके सामने लिखूं दिस सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, भाई सिल्वर एटम है, मेटल है, बट इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द ऑक्सीजन एटम, नॉट डायरेक्टली टू द कार्बन एटम, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंथेसिस ऑफ, हमारे यहाँ पे यही सिलेबस में है 12th क्लास में, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, जैसे मेरे पास है हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन की रिएक्शन मैं कराऊंगा यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब ड्राई ईथर ही होना चाहिए, उसमें वाटर की ट्रेसेस भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये बन जाता है RMgX। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर मैं इसका केमिकल नाम लिखूं तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम एंड दिस इज हैलाइड। तो देखो ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो डेफिनेटली ये कैसा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड, और कार्बन एटम हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है।
अगर मैं अच्छा यहाँ पर भी स्पेशल पॉइंट बात करूँ मैं, तो हम लोग सिंपल ड्राई ईथर ही यूज़ कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली, केवल ड्राई ईथर। अगर इन केस वेट ईथर इज टेकन, अगर मैंने वेट ईथर का मतलब है कि ईथर में थोड़ा सा, इन केस वेट ईथर इज टेकन, पानी थोड़ा सा भी मिला दिया, तो उस केस में क्या होगा उसको समझिए। देखो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, RMgX, मैग्नीशियम पर +2, हेलोजन पर -1, एल्काइल ग्रुप पर -1। तो ये जो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू द प्रोटॉन्स। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इट इज़ प्रोटोफिलिक, बहुत सेंसिटिव है प्रोटॉन्स के लिए। तो जहाँ भी इसको प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, अब ये प्रोटॉन कहाँ से मिल सकते हैं, ये वाटर से भी मिल सकते हैं, ये एल्कोहल से भी मिल सकते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि ड्राई ईथर की जगह हमने एल्कोहल ले लिया, तो एल्कोहल में भी तो H+ है, तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये RH बना देगा। तो ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूँ कि ऐसा हाइड्रोजन जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज़्यादा हो, ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। अगर ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, एल्केन ही मिलेगा मुझको। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही बनाते हैं। इन केस मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, तो मैं उस कंपाउंड में कितने एक्टिव हाइड्रोजन हैं इसको पता कर सकता हूँ बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि मान लो इसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ कर लिया, तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे एल्केन के, 2 मोल मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी यूज टू डिटरमाइन या कैन बी यूज टू एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रिग्नार्ड reagent can be used to estimate the number of active hydrogen present in a compound। और ये जो मेथड है एक्टिव हाइड्रोजन पता करने का, इस मेथड का बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, दिस इज ज़ेरे-विटनॉफ मेथड। दिस मेथड इज नोन एज ज़ेरे-विटनॉफ्स मेथड। ठीक है सर, तो ये था हमारा आज के वीडियो क्लासेस के टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को डिस्कस किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं।